जी, तारीख़ रियाज़ी के मौज़ू पर जो मैं एक सिलसिला आपके पास सामने पेश कर रहा हूँ, ये उस सिलसिले की चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने 1650 तक रियाज़ी में जो तब्दीलियाँ हुईं, जो बड़े काम हुए, उनका हम अहाता कर चुके हैं पिछली 3 वीडियोज़ के अंदर। और हमने देखा था कि 1650 के आते-आते रियाज़ीदान इस काबिल हो चुके थे कि उनके पास अगर कर्व है तो वो उसकी इक्वेशन निकाल लेते थे, और अगर इक्वेशन मौजूद है तो उससे कर्व हासिल कर लेते थे। उस वक्त तक एनालिटिक ज्योमेट्री डेवलप हो चुकी थी, और इन दो डेवलपमेंट्स की वजह से कि कर्व से इक्वेशन और इक्वेशन से कर्व अगर आप देखें तो ज्योमेट्री और अलजबरा के दरमियान एक हसीन इम्तजाज पैदा हो चुका था। कर्व एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम था, उसको वो अलजबरा में ले जाते एक इक्वेशन के ज़रिए और वहाँ सॉल्व कर लेते। इसी तरह अगर अलजबरा में कोई प्रॉब्लम होता तो उसको वो कर्व की शक्ल में तब्दील करते और नतीजतन उसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लेते। यानी अलजबरा का मसला ज्योमेट्री सॉल्व करती, ज्योमेट्री का प्रॉब्लम अलजबरा सॉल्व करता। तो इन माने में 1650 के आते आते वो मंजरनामा मुकम्मल हो चुका था, या बहुत बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था, कि जिसकी वजह से अगली बड़ी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। 1650 का जो साल हमने बार बार बोला, वो जाहिर है कि तारीख़ में ये चीज़ माने काते अंदाज में नहीं होती, तकरीबन यही वक्त था। ये एक अच्छा इत्तेफाक है कि इससे ज़रा 8 साल पहले 1642 में न्यूटन पैदा हुआ। न्यूटन ने जो काम किया वो दरअसल मुझे उसके आइडिया को पहले आपको बयान कर देना चाहिए। न्यूटन के पास दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जो था वो तो बहुत अरसे से चला आ रहा था और जिसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा हत्ता के अर्शमीदस तक को था। मसलन जब आपने किसी बिगड़ी हुई शक्ल, ऐसी शक्ल जो रेगुलर ना हो, जैसे दायरा है या जैसे कोई और इस तरह के पॉलीगॉन्स हैं, तो उनकी अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है, उसका अगर आपने एरिया लेना है तो आप उसके छोटे हिस्से कर लें। उन हिस्सों को आप उनका रकबा निकाल लीजिए, उस रकबे को जमा कर लें छोटे छोटे हिस्सों को, तो वो पूरी तस्वीर जो आपकी शक्ल है उसका रकबा निकल आएगा। ये अर्शमीदस के ज़मानों से इंसानों को पता था। तो अर्शमीदस का ज़माना आप देख लीजिए कि न्यूटन से तकरीबन आप कह लीजिए कोई 1800 साल पहले की बात है। तो तकरीबन 1800 साल पहले से 2000 साल पहले से इस बात का पता था, इस तरह का एरिया। ये जो काम है छोटे छोटे एरियाज़ को इकट्ठा कर लेना, ये वही है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सरेराह आपके सामने लाता जाऊं कि ये लफ्ज़ इंटीग्रेशन के लिए जो हम सिंबल डालते हैं, जो अलामत डालते हैं, ये लफ्ज़ एस जो है ना, सम का एस है, जिसको लंबा करके लिखा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों को सम अप करके एक नतीजा निकाल रहे हैं। न्यूटन का बुनियादी आइडिया ये था कि जो रकबा निकालने का काम है, एरिया निकालने का काम हम पहले करते चले आए हैं छोटे छोटे हिस्सों से, उसके सामने सवाल ये था कि ये जो एरिया हम हासिल करते हैं, इसके तब्दीली, इसके एरिया में ज़ाहिर है आप कोई एक कदम आगे जाते हैं तो उसमें कितनी तब्दीली होती है। अगर आप एक एरिया ले रहे हैं एक कर्व के नीचे, और उस कर्व के ऊपर आप एक कदम एक्स एक्सिस पर आगे चलते हैं, तो कर्व के नीचे जो एरिया है उसमें कितनी तब्दीली होती है। तो उसे पता ये चला, जो बड़ा मुहय्यर और अकूल किस्म का नुक्ता नज़र उसके सामने आया, वो ये था कि जनाब आपकी जो शरह तब्दीली है रकबे में, वो दरअसल उस नुक्ते पर उसकी जो ऊंचाई है, हाइट एफ ऑफ एक्स, उसके बराबर है। अलामती तौर पर हम कहते हैं ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये वो बुनियादी आइडिया है जिसकी वजह से असल में न्यूटन ने 2000 साल से जो चीज़ एक चली आ रही थी, उसी में एक नया रुख सामने लाने में वो कामयाब हुआ। और यही उसकी जहानत का सबसे बड़ा शाहकार था कि उसने दो चीज़ें जो अलग अलग हो रही थीं, यानी एक रकबा और एक तब्दीली की शरह का, इनको ना सिर्फ उसने ख़ासकर तब्दीली की शरह को तो उसने ख़ुद सोचा, और ना सिर्फ सोचा बल्कि उसने उसको 2000 साल पहले से जो डेवलपमेंट हो रही थी उसके साथ जोड़ कर दिखा दिया, और उसे बताया उसने कि ये दोनों दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जिस चीज़ को आप ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो वो दरअसल जाहिर है ए जो है वो एक इंटेग्रल है। तो यहाँ से उसने ये साबित किया कि इंटेग्रल और डेरिवेटिव ये आपस में कनेक्टेड हैं और दर हकीकत एक दूसरे के अक्सी या मुनाकिस या क्या कहते हैं आप, इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। न्यूटन का जो काम था ये उसने किया ज़रा पहले था, दरियाफ्त उसने पहले किया तकरीबन 1665 के इर्द गिर्द। और न्यूटन अपने मिजाज का आदमी था, उसने काम करके ट्रंक में बंद करके रख दिया। उसी वक्त में फ्रांस में एक और बहुत बड़ा रियाजीदान लाइबनीज़, गुडफ्राइड विलियम लाइबनीज़, हम सब ने तकरीबन इसका नाम सुना होता है। एलिमेंट्री कैलकुलस में लाइबनीज़ थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था और रियाजी में भी इसने काम किया हुआ था। तो लाइबनीज़ जो था इसने भी कैलकुलस को ईजाद किया। न्यूटन ने, लाइबनीज़ फ्रांसीसी था, न्यूटन ने इंग्लैंड में ईजाद किया और तकरीबन इससे ज़रा साल, कुछ साल बाद, तकरीबन 6 से 8 साल का फ़र्क है कि लाइबनीज़ ने भी कैलकुलस को ईजाद कर लिया फ्रांस में बैठकर, और उसे नहीं पता था कि न्यूटन भी ये काम कर चुका है। न्यूटन ने ये ईजाद की थी मैकेनिक्स के काम करते हुए, जबकि लाइबनीज़ ने यही काम जो था, यही कैलकुलस ईजाद की थी फाइनाइट डिफरेंसेस पर काम करते हुए। फंक्शंस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ वैल्यू आप डिफरेंस टेबल्स जब बनाते हैं, तो उसके ज़रिए ईजाद की थी। इन दोनों के माबैन काफ़ी आपस में झगड़ा रहा, बल्कि आज तक जो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी रियाजीदान है वो एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, सिर्फ इस वजह से वो दोनों ये समझते हैं कि कैलकुलस हमारी ईजाद है। जैसे अरबों और हिंदुओं के माबैन एक बहस हमेशा रहती है कि जी सिफ़र किसकी ईजाद है, या ये जो हिंद आर्याई जो हमारे न्यूमरल्स हैं, गिनती के जो आदाद हैं, ये दरअसल हिंदुओं के हैं या दरअसल अरबों के हैं। तो ये इसी तरह की एक बहस है जो बरकरार रहती है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि जिस वक्त न्यूटन ने तकरीबन, या लाइबनीज़ ने जिस जो भी था ये काम, ये 1684 के इर्द गिर्द ये जो किताब थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये छपकर सामने आ गई। और 1684 का ज़माना जो है उसके बाद से फिर रियाजी में बड़ी तब्दीलियाँ हुई। लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि ये तब्दीली, यानी न्यूटन के पास ये जो उसने आइडिया दरियाफ्त किया, ये क्यों कर मुमकिन हुआ? इसलिए मुमकिन हुआ कि उस वक्त तक ज्योमेट्री और अलजब्रा को आपस में यकजा करने का तरीका फर्मा और रेने डेकार्ट मालूम कर चुके थे। डेकार्ट बता चुका था कि कर्व हो तो वो उससे इक्वेशन में ले जाकर हल कर लेता है, और फर्मा बता चुका था कि भाई अगर इक्वेशन हल नहीं हो रही तो उसको कर्व बना के हल कर लीजिए। उसका नतीजा ये हुआ कि इन दो बड़े नामों की वजह से जो हमारे यहाँ पहले वेरिएबल्स जो थे वो समझे जाते थे कि सिर्फ अननोन को जाहिर करने के लिए, जिस चीज़ का मालूम नहीं है तो उसका नाम एक वेरिएबल रख दिया जाता था। ये ऐसे नहीं है, बल्कि वेरिएबल्स के अंदर तगय्युर पाया जाता है, तहर्रुक पाया जाता है। वेरिएबल्स जो हैं वो दरअसल मूवमेंट करते हैं, मूव हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ बदल सकती हैं, जिसकी वजह से देखिए, जब मैंने आपसे कहा ना कि वैल्यूज़ बदल सकती हैं, तो तब्दीली का जो तसव्वुर है वो हमारी गुफ्तगू में आ चुका है। मैं फिर दोहराता हूँ, डेकार्ट और फर्मा के काम से ये चीज़ वाज़े हो चुकी थी कि वेरिएबल सिर्फ अननोन की जगह लेने के लिए नहीं है, उनको बताने के लिए नहीं है, बल्कि वेरिएबल्स जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ तब्दील करते हैं, वो मुतहर्रिक हैं, मुतगय्यर हैं, उनमें तगय्युर वाक़ई होता है, तब्दीली वाक़ई होती है। तो जब तब्दीली वाक़ई होती है तो अगला सवाल बिल्कुल फितरी था कि तब्दीली अगर वाक़ई होती है तो कैसे होती है और इस तब्दीली की शरह क्या है, जिसके जवाब में आपके सामने डेरिवेटिव्स जो हैं उसका तसव्वुर सामने आया। इसके बाद आप देखिए, इसमें इसी के साथ इस डेवलपमेंट को एक और नुक्ता नज़र से भी देखिए जो न्यूटन ने काम किया। 1600 से लेकर 1699 तक का जो टाइम है, अगर आप इस वक्त का रियाजी को देखें तो वो अपनी नेचर में ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, रेने डेकार्ट आपको पता है वो भी फ़लसफ़ी था बहुत बड़ा और रियाजीदान भी था। उसने एनालिटिक ज्योमेट्री ईजाद की।
फर्मा ने बहुत सारा काम नंबर थ्योरी में किया और फिर उसने कर्व्स के ऊपर काफ़ी सारा काम किया, लेकिन मजमूई जो रियाजी का चेहरा था 16वीं यानी 17वीं सदी ईस्वी में, यानी 17वीं सदी ईस्वी का मतलब है 1600 से लेकर 1699 तक का जो टाइम है, इसमें रियाजी का चेहरा गालिब तौर पर ज्योमेट्रिकल था। लेकिन न्यूटन के आने का नतीजा ये हुआ कि ज्योमेट्री जो थी वो बैकग्राउंड में चली गई और कैलकुलस जो अब उसने ईजाद की थी, जिसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ये पेश मंज़र पर आ गई, ये फोर फ्रंट में आ गई। वो पेश पस मंज़र में चली गई ज्योमेट्री, और कैलकुलस जो है वो पेश मंज़र पर आ गई। सामने अब रियाजी का चेहरा यानी 1700 से लेकर 1799 तक, ये जो अहद है 18वीं सदी ईस्वी से कहा जाएगा, तो 18वीं सदी ईस्वी का चेहरा रियाजी का जो है वो कैलकुलस पर मबनी है, जबकि सिर्फ एक सदी पहले जो रियाजी का चेहरा था वो ज्योमेट्री पर मबनी था। दरअसल ये दो सदियां इसलिए भी समझना इनको अहम है कि 18वीं सदी ईस्वी के बाद 1727 में तकरीबन 1727 में न्यूटन की वफ़ात हो चुकी थी। इस सदी में रियाजी ने जो रुख बदला, वो रुख है, वो चेहरा है कि जिसको आज हम मॉडर्न मैथमेटिक्स कहते हैं। जो मॉडर्न मैथमेटिक्स आज हमारे सामने है, जो कि शायद तारीख़ इंसानी का सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो रियाजी हमने पिछली एक सदी में दरियाफ़्त किया, बिलखसूस 19वीं सदी के अंदर जो हमने काम इंसानों ने काम किया, वो उसमें जो यानी इस काम की जो इब्तदा है, जो अव्वलीन निशान हैं, इसके जो ख़द व ख़ाल मुतय्यन होना शुरू हुए हैं, वो 18वीं सदी ईस्वी से हुए हैं। यानी आप तकरीबन कह लीजिए कि 1720 के करीब, 1727 में न्यूटन फौत हुआ, तो 1720 के करीब रियाजी वो रुख इख्तियार कर चुका था कि जो आज तक फिर बरकरार है। इसको मॉडर्न डे मैथमेटिक्स कहा जाता है। और इसमें बुनियादी चीज़ जो है, अगरचे ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लिहाजा मैं इसे एक ही वीडियो में मुकम्मल करूँगा। ये जो 18वीं सदी है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलस को इस्तेमाल किया गया। फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, साइंसेस के अंदर उस वक्त स्टीम इंजन वगैरह बन चुका था। वहाँ पर यानी इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। यूरोप में जो अवेकनिंग का काम था, जो जागना का अमल था डार्क एजेस के बाद, वो मुकम्मल हो चुका था और यूरोप अब अपनी मुकम्मल तवानाई से जाग चुका था। तो एक ऐसे वक्त में कैलकुलस से पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया गया। बहुत बड़े बड़े काम हुए इस दौरान। फंक्शंस का तसव्वुर वाज़े हुआ, कर्व्स के ऊपर, सीरीज़ के ऊपर, डेरिवेटिव्स पर, इंटेग्रल्स पर बहुत बड़ा काम हुआ। 18वीं सदी ईस्वी का जो रियाजी है, उसके मुतालिक मेरा ख़्याल है एक ख़ानदान का ज़िक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। स्विट्ज़रलैंड से बर्नौली फैमिली, क्या अजीम ख़ानदान था। इस ख़ानदान ने मजमूई तौर पर 60 बड़े रियाजीदान पैदा किए। आप देखिए, इनमें 4 तो बहुत बड़े हैं, जैकब बर्नौली, डैनियल बर्नौली, जॉन बर्नौली और निकोलस बर्नौली। अब ये वो ख़ानदान, यानी क्या कुदरत ने इस ख़ानदान को सलाहियत अता की थी, क्या दिमाग थे कि इन्होंने पढ़ा लाइबनीज़ से। ये लाइबनीज़ के शागिर्द थे और आइलर के उस्ताद थे। ये चारों जो मैंने बर्नौली फैमिली के अंदर तो 60 के करीब रियाजीदान पैदा हुए, उनमें 4 बहुत बड़े थे। तो ये जो 4 हैं, ये मुख्तलिफ औकात में लाइबनीज़ से पढ़े और आइलर को पढ़ाया। आइलर, जिसके मुतालिक किसी ने बजा तौर पर कहा था, एक बड़े मैथमेटिशियन ने कहा था, गालिबन कोशी ने, अगर मेरी यादाश्त गलती नहीं कर रही, तो उसने कहा था द मास्टर ऑफ अस ऑल, हम सब का सबसे बड़ा आदमी। बेशाशुबा आइलर जो है, जिसकी याद में हम आज भी e एक्सपोनेंट का ई जो डालते हैं, वो दरअसल आइलर नंबर है। ई स्टैंड्स फॉर EULER, आइलर। तो इसी अहद में बर्नौली फैमिली और आइलर को आपको याद रखना चाहिए। ये वो वक्त है जिसमें मेरा ख्याल है मैं इस वक्त तक आपको वजाहत से बता चुका हूँ कि
न्यूटन के कैलकुलस आने का नतीजा ये हुआ कि जो 1650 तक ज्योमेट्रिकल चेहरा था वो कैलकुलस के चेहरे से बदल गया। बड़ा काम ये हुआ कि कैलकुलस का बहुत फ़ायदा उठाया गया और बड़े बड़े लोग इसमें ज़ाहिर हुए। बर्नौली फैमिली बिलखसूस और आयलर का नाम लेना ज़रूरी है। इससे अगली डेवलपमेंट्स को हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। कैलकुलस की ईजाद और उसका असर यहाँ तक मुकम्मल हो गया। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।